2 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ पैनल में एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं। मिस्टर सारन सर हैं जो कि एकेडमिक हेड पीसीपी एक्सपर्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे हैं डीएसएस सर जो कि 8 ईयर एक्सपीरियंस है और सीनियर फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मिस्टर डॉक्टर अरविंद सर मुखातिब हो रहे हैं, यस एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो डियर डॉक्टर्स, आज जो गुड लक सीरीज 2 है उसमें आपका तहे दिल से फिर से मैं अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें पहला क्वेश्चन सारन सर से मेरा होगा कि जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आज हमें बताएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं और ये लास्ट टाइम में इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ें और वो टिप्स से हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को और अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। मिस्टर सारन सर से जी बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी की तरह होता है। इसमें ज़्यादातर पोर्शन थ्योरेटिकल होता है, तो इसके अंदर आपको फिंगर टिप्स रिवीजन करना चाहिए। आप अंगुली से बार लगातार पढ़ते रहें, कोई विशेष पॉइंट आता है उसको हाईलाइट कर लें, बार बार रिपीटेड रिवीजन करते रहें, जैसा आप बायो का करते हो उसी प्रकार से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनको लास्ट टाइम आप विशेष रूप से पढ़ें। जैसे मान लो मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको डाइपोल मोमेंट, एमओटी, ये दोनों टॉपिक आपको विशेष रूप से लास्ट में पढ़ के जाना चाहिए। इनसे सीधा एक ही क्वेश्चन 100% आता ही है। इसके अलावा जैसे अपन चले आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर 100% ये मान के चलो एक क्वेश्चन छप गया, इतनी इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म, उसमें भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके अलावा लास्ट टाइम आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में 8 टेबल बनी हुई है, प्रॉपर्टीज़ की टेबल बनी है। जो भी उसमें ऑर्डर दे रखे हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर लें आप, या अलग लिखे नहीं उसके अंदर एनसीईआरटी में कर लें आप, 2 भागों में उसको डिवाइड कर लें। कुछ ट्रेंड तो प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर है वो एकदम नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, वो तो ठीक है आपको आता ही है, समझने वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें जगह जगह एबनॉर्मल आती है, उनको आप हाईलाइट कर लें। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मेल्टिंग पॉइंट का नाइट्रोजन फैमिली का अगर ऑर्डर देखें अपन, तो बीच में जो भी कोई डिसऑर्डर आता है उसको आप हाईलाइट कर लें। नॉर्मल है तो उसको आप नॉर्मल तरीके से देख लें। इस प्रकार आप लास्ट 3 दिन में इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी की तरह, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बायोलॉजी की तरह, बायोलॉजी की तरह ही है वास्तव में, बायोलॉजी की तरह बार बार रिपीटेड डेली एक बार उसको रिवाइज करेंगे। 3 दिन में 3 बार, मतलब 5 बार 6 बार उसको रिवाइज करें, तो आपके इनऑर्गेनिक के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर विशेष रूप से पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे क्वेश्चन आता है कौन सा कथन असत्य है, अब कभी भी आ जाता है असत्य नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो सत्य हो गया। इसीलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में जो विशेष पॉइंट होता है ना, उसको आप हाईलाइट जरूर करें। इस प्रकार से आप पेपर करें और इनऑर्गेनिक को पढ़ोगे तो आपका शानदार स्कोर जाएगा। ओके सर। तो डॉक्टर्स, जैसे सारन सर ने कहा कि कम टाइम में हम लोग बेटर कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी में ब्लॉक की एक टेबल बनी हुई है प्रॉपर्टीज की, वो कम टाइम में आप रिवाइज करें और जो एक्सेप्शन है उन पे गौर करिएगा और उनको माइंड में सेट करिएगा, ताकि आप जब एग्जाम में वो क्वेश्चन मिले तो आप उसका बेहतरीन और करेक्ट आंसर दे सकें। अब मैं आता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट डीएसएस सर से, जो कि आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक में कैसे एक इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं और लास्ट टाइम में डॉक्टर्स आपको क्या याद रखना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से इस लास्ट टाइम को बेनिफिशियल बनाना है। मिस्टर डीएसएस सर से मैं बात करूंगा। सर बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है तब से थोड़ा सा लेवल पेपर का इजी कर दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिहाफ पर अगर मैं बोलूं तो उसमें जनरली जो रिएक्शंस आ रही हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 4 पार्ट में आ रहे हैं। पहले पार्ट में तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है, दूसरे तरीके का सवाल आ रहा है उसमें इंटरमीडिएट पूछ लेता कि इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है, तीसरी रिएक्शन का नाम पूछ लेता कि ये रिएक्शन कौन सा है, और फिर रिएजेंट भी कि इसमें रिएजेंट कौन सा हो सकता है यहां पर।
तो इसमें से अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट वाइज कंटिन्यूस 2 बार सवाल आ चुका है। 2020 में अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्यूमीन की रिएक्शन O2 से कराई थी, जिसमें इंटरमीडिएट एक क्वेश्चन और पूछा गया जिसमें टोलुइन की रिएक्शन कराई गई थी, और इसमें इंटरमीडिएट पूछा गया था जिसमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है जो हाइड्रोलाइसिस के बाद बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है, इटार्ट्स रिएक्शन है। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि लगातार अगर 2 बार इंटरमीडिएट पर सवाल पूछा गया तो हो सकता है इस बार भी सवाल आए, और मेरे हिसाब से रामेटिमान रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट गिवन है एनसीईआरटी में, तो हो सकता है 2022 में आपको वो क्वेश्चन दिखे रामेटिमान पर, तो एक बार उसको जरूर रिवाइज करें। लास्ट के जो चैप्टर है पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनसे हर बार एक सवाल तो आता ही आता है, तो इसका जरूर एक बार रिवीजन करके जाएं और नेम रिएक्शंस को जरूर देखें। और मैं जनरली देखा है कि जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे उसमें से 2-3 क्वेश्चंस में आईयूपीएसी का जिक्र कर रखा था। एक तो डायरेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था, और एक में प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम पूछ रखा था। तो एक बार आप आईयूपीएसी और रिवाइज करें। और अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो जनरली आइसोमेरिज्म से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से पूछा गया था, और या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इतना कहना चाहूंगा बच्चों से। तो बेहतरीन ऑर्गेनिक टिप्स हमें मिली डीएसएस सर से। अब मैं बात करना चाहूंगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरविंद सर, जो हमारे बीच में हैं, और वो जो डॉक्टर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है फिजिकल केमिस्ट्री की, न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है, कैसे हमें फिजिकल में लास्ट टाइम में है ध्यान रखना है। तो मैं बात करूंगा डॉक्टर अरविंद सर से कि वो आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताएं और कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना है। डॉक्टर अरविंद सर। जी ऐसा सर, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स जैसा माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत हद तक ये सिंपल मैथमेटिक्स बेस पोर्शन है, और सबसे बड़ा सेगमेंट मानते हैं कि लगभग 17-18 क्वेश्चन इस यहाँ से आते हैं। तो आपको देखो पहली चीज़ क्या रखनी है कि अब बचे हुए जो 3 दिन हैं उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला लिस्ट है या जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस इन 3 दिन में बिल्कुल नहीं करनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। कोई वीक पोर्शन नाम की चीज़ वैसे तो होती नहीं है इस टाइम, 3 दिन पहले हम वीक पोर्शन की बात ही नहीं करते हैं। कोई वीक पोर्शन नहीं होता, क्योंकि आपने पूरे साल भर में बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, तो वीक पोर्शन वाली कोई बात रह ही नहीं जाती। तो सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा कूल और रिलैक्स रह के रिवाइज़ करें, फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज़ करें। एक फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री नाम का टॉपिक है, तो उसके जो शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे बनाए हुए, या जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसको एक बार बहुत ढंग से थोड़ा सा रिलैक्स हो करके थोड़ा सा समझ के रिवाइज कर लें, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन 100% आना है। इस बार मेरे हिसाब से एडजॉर्प्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सिंपली उस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, एक क्वेश्चन 100% वहाँ से आना है। बाकी न्यूमेरिकल सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल सेगमेंट में देखिए, मेडिकल का जो पेपर है, नीट का जो पेपर है, वो 2 ही पैटर्न में है। केमिस्ट्री की बात करो तो या तो सरल आता है या बहुत सरल आता है, तो स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है ही नहीं, या तो सरल आएगा नहीं बहुत सरल आएगा, तो स्ट्रेस वाली बात तो रह ही नहीं जाती। उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बहुत ढंग से पढ़िए, साथ में ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप जब कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं करनी होती है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको रफ कैलकुलेशन से काम हो जाता है, तो रफ कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर आपके ऑप्शन देखे हुए हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा कि इसके आसपास आंसर आने वाला है। अगर इसके आसपास आंसर आने वाला है तो आप बहुत आराम से उसको टिक कर पाएंगे। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ लग रहा है या मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप उसको एक बार स्किप कर दें, उसके बाद में
रिलैक्स माइंड से जब सेकंड राउंड में आए तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक सर? जी। और उसके बाद में देखिए न्यूमेरिकल सेगमेंट में इतना हर्डल नहीं होता है। न्यूमेरिकल में यह है कि फिक्स है, कोई एक्सेप्शन वाली बात ही नहीं होती है ना, फिक्स होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता। और ऑप्शंस जो जनरेट किए होते हैं, जो डेवलप किए होते हैं, वो इस हिसाब से हैं कि स्टूडेंट का केवल एग्जामिनर वो माइंडसेट चेक करता है कि वो किस तरीके से, किस वे में उसको अटेम्प्ट कर रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब उसमें एक छोटी सी मिस्टेक करवा सकता है। जैसे आंसर आ रहा है 1 और वो 1 है, ऑप्शन 4th में डाल दिया, ऑप्शन 4th में डाल दिया, आंसर 1 है लेकिन ऑप्शन कौन सा है 4। हम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आंसर 1 को ऑप्शन 1 कर देते हैं, तो ऐसी गलती से बचें, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा कर सकता है। तो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक। ऑप्शन हर पेपर में, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आपको 4 ही नंबर देगा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। बहुत बढ़िया। और 4 नंबर कब मिलेंगे? जब आप उसको सही टिक करेंगे, और सही टिक करने के लिए उसको सही पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को भी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत तरीके से पढ़ना है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं एक कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम वालों को जो पेपर मिलता है वो बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी में भी मिलता है और इंग्लिश में भी मिलता है। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, या ऐसा हो सकता है कि आंसर नहीं आ रहा, तो आपको तुरंत उस क्वेश्चन को इंग्लिश में चेक कर लेना है। हर क्वेश्चन में ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लगे कि मेरा आंसर तो इस हिसाब से आ रहा है लेकिन इसके अंदर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आपको उसकी इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश वाला ही वैलिड होता है। हिंदी में अगर कोई करेक्शन है तो आप इंग्लिश पर ज़रूर जाएं। और आपको लगता है कि इसमें इंग्लिश पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप स्किप कर दें या लास्ट राउंड के लिए छोड़ दें कि अपन बाद में इसको देख सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी हर्डल नहीं है। आप मस्त रहें, बिंदास होकर के पेपर दें। पेपर वाले दिन बिल्कुल अलग अंदाज में आप इस टाइप से पेपर दें कि मैं नीट 2022 को फोड़ने के लिए आया हूँ, तो फोड़ें। बहुत अच्छा सर। देखिए डॉक्टर्स, अभी जो दिग्गज फैकल्टीज से एक्सपर्ट थे और उन्होंने इम्पोर्टेंट टिप्स बताए कि किस तरीके से अब लास्ट टाइम में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या सीखें, क्या करें, क्या ना करें। अब हम लोग एक जो डॉक्टर्स की क्यूरियोसिटी होती है कि इस टाइम में क्या करें, क्या ना करें। ये लास्ट टाइम है तो बच्चे होपलेस से होते हैं और कई बार सोचते हैं कि ये काम करें, ये नहीं करें। तो मैं अब अपने एक्सपर्ट फैकल्टी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, सारन सर से आऊँगा कि सर इस समय डॉक्टर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चलता है कि अब इस टाइम हम क्या करें और क्या ना करें। तो आप इस पे थोड़ा सा डॉक्टर्स की एक बात करें कि उनको इस समय जो एग्जाम का लास्ट टाइम बचा हुआ है इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करें। इस चीज से। जी सर, ऐसा लास्ट टाइम बच्चों के लगभग सभी बच्चों की क्वेश्चन रहता है कि यार क्या काम अपने को करना चाहिए और क्या बहुत अच्छा नहीं करना चाहिए। जी सर। डूज एंड डोंट्स। मेरा ये मानना है कि पहले बता दो क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम में सबसे पहली बात तो आपको किसी प्रकार की वीडियो वॉचिंग नहीं करनी है। जी सर। लास्ट टाइम अपन क्या सोचते हैं कि 1 शॉट रिवीजन फलाना चैप्टर है उसको कर लें। उस चैप्टर में आप वीडियो से करोगे, उससे 10 गुना आप अगर खुद पढ़ोगे तो कवर कर सकते हो। इसीलिए वीडियो से बिल्कुल बचे, देखना ही नहीं किसी कंडीशन में। सेकंड थिंग, मॉक टेस्ट अभी तक आपने खूब दिए, अब किसी भी प्रकार का आपको मॉक टेस्ट देना ही नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से भी नंबर जोड़ेगा और नंबर मान लो किसी कारण से क्वेश्चन पेपर थोड़ा बहुत हार्ड आ गया और बच्चा डिमोटिवेट हो गया। ये टाइम ऐसा है बच्चे को मतलब एनर्जेटिक, मोटिवेट रहना। जी सर। मतलब रिवाइज करना चीज़ों को बार बार, दिमाग बहुत ही मतलब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है इस टाइम। तो इस टाइम कहीं गलती से मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए और बच्चा डिमोटिवेट हो गया तो बहुत घातक हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, सोने का विशेष ध्यान रखें। सोए खूब, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें नीट का टाइम होता है 2 से लेकर 5। इस टाइम तो किसी कंडीशन में सोना है ही नहीं। मैं तो मानता हूँ मॉक टेस्ट मत दो, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो आप। जी सर। इन 3 दिनों में डेली 2 से 5 प्रीवियस ईयर के पेपर दो, नंबर मत जोड़ो, आप पेपर दो उसी टाइम। मतलब अपना शेड्यूल बना लो कि 3 दिन मुझे 2 से 5 यही करना है। इससे बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक
सेट हो जाएगी 2 से 5 के लिए कि मुझे पेपर देना है। और वैसे अपन पूरे साल 2 से 5 पेपर देते ही है, इन 3 दिनों में अपन प्रीवियस ईयर के पेपर देते रहे। अब अपने को करना क्या चाहिए, ये चीज़ें तो नहीं करनी है, करना है क्या अपने को करना है कि एनसीईआरटी में 84% थ्योरी से 84% के आसपास चीज़ें एनसीईआरटी से आती है। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करें, एक दिन में एक सब्जेक्ट 2-2 सब्जेक्ट फास्ट रिवीजन करें। मतलब मैं मानता हूँ कि एक सब्जेक्ट को 3 दिन के अंदर 4 बार 5 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा। एक एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन आते हैं, पीछे के क्वेश्चन को विशेष रूप से करें, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन जो मैंने 84% बताया उसमें 16% बचा है। 16% पीछे वाले क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आते हैं, लेकिन उससे डेराइव होकर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए विशेष रूप से पीछे वाले क्वेश्चन करते रहे, ऊट पटांग उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं करें जिसमें आप मान लो डिमोटिवेट हो, अपना टाइम वेस्ट हो कि यार मेरे को तो नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन करने से अपने को बचना है। जी सर, बहुत अच्छा। जी सर। अभी देखिए सर ने बहुत ही अच्छी बात की कि क्या करें और क्या ना करें। तो यस डॉक्टर्स, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस ड्यूरेशन में जो एग्जाम से पहले टाइम है इसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर ने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यस, जो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग अक्सर रहती है और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि सर ये नेगेटिव मार्किंग हो गई, इतने मार्क्स नेगेटिव में चले गए वरना मेरा सिलेक्शन होता। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, तो मैं डीएसएस सर से ये बात जानना चाहूंगा और डॉक्टर्स को भी डीएसएस सर बताएं कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग से आप बचें। यस, और नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो डॉक्टर, इसके लिए डीएसएस सर एक अच्छा सा सुझाव दें ताकि डॉक्टर्स के मार्क्स भी ज्यादा बने और जो उनका गोल है, टारगेट है, वो अचीव करें। जी सर। जी सर, जैसे कि अरविंद सर ने बताया, आपको नेगेटिव मार्किंग अगर कम करनी है तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जी सर। कि वो लैंग्वेज में क्या पूछ रहा है। उसके बाद आपका अगर पढ़ा हुआ वो क्वेश्चन है तो अपने आप ही आंसर आपको पता लग जाएगा क्या टिक होने वाला है। और अगर आपने वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ध्यान में नहीं तो आप ऑप्शन देखें, और ऑप्शन देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। अगर ऐसा लगता है कि 2 इसमें से सही है और 2 गलत है तो उसमें से आप 50-50 है अगर, तो उसमें चांस ले सकते हैं आप, तो उससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है तो एक तो स्पीड का हमें ध्यान रखना पड़ता है नीट के भी क्वेश्चन पेपर में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको पढ़े हुए हैं या आपके देखे हुए क्वेश्चंस हैं, और जो देखा हुआ क्वेश्चन नहीं है उसको आप सर्कल मार्क करें और सबसे लास्ट में उसे चेक करें अगर टाइम बचता है तो, और इससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं सर। बहुत अच्छा डीएसएस सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर्स कि हम लोग नेगेटिव मार्क्स से बचेंगे तो ज्यादा स्कोर बना पाएंगे। और आप जानते हैं डॉक्टर्स, देखिएगा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कॉन्फिडेंस रखिएगा, आप जीतेंगे। ये एक पीसीपी का वादा है, आपके साथ पीसीपी है। अब मैं एक क्वेश्चन की ओर तरफ आ रहा हूं। एग्जाम में स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है, जैसे ही एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और माइंड है वो बिल्कुल है डाइवर्ट होने लगता है, घबराहट भी होती है और हम लोग सोचते हैं कि बड़ा कुछ अनर्थ ना हो जाए और एग्जाम स्ट्रेस बना रहता है। और ये मुझे लगता है अरविंद सर सभी बच्चों के साथ ऐसा एग्जाम स्ट्रेस तो रहता होगा। तो मैं अरविंद सर, डॉक्टर अरविंद सर से बात करूंगा कि एग्जाम सेंटर में बच्चा एग्जाम सेंटर से पहले और एग्जाम सेंटर की ड्यूरेशन में किस तरीके से वो स्ट्रेस से बाहर आए और स्ट्रेस को आने ना दे पास में और वो ज्यादा अच्छा करे। तो स्ट्रेस से कैसे बचे एग्जाम सेंटर में, और एग्जाम सेंटर में आने के बाद और पहले क्या वो स्ट्रेस से बच सकता है? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल जी सर। देखो, स्ट्रेस जैसी चीज़ जो है वो स्वाभाविक है। जी सर। कुछ चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट, थोड़ा डर, बहुत तो अच्छा। स्वाभाविक है सर, वो तो होगा। लेकिन डर अपने पर हावी ना हो पाए, ये ध्यान रखना है। डर अपने पर हावी नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अगर स्टूडेंट ध्यान में रखता है तो वो बहुत सारे
ऐसे इरिटेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं, उनसे बच सकता है। जैसे सिंपल, सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट्स आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, प्रिंट आउट ले लिया होगा, तो उसमें 4 पेजेस हैं एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में 4 पेज हैं, तो 4 पेज में फर्स्ट में आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर वगैरह हैं। सेकंड में एक परफॉर्मा है, तो उस परफॉर्मा में बड़ी फ़ोटो लगेगी, आपको वो फ़ोटो लगानी है, 4x6 की फ़ोटो है, वो फ़ोटो लगा लेनी है। आपको साथ में 2 या 3 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हैं वो ले लेने हैं, क्योंकि एक वहाँ पर आपका फ़ोटो चिपकेगा। एडमिट कार्ड आपको साथ में रखना है। सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पेज जो हैं वो आपको मैंडेटरी हैं, आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाने हैं। और थर्ड और फोर्थ वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पेज मैंडेटरी हैं, उनको लेके जाना है, वो प्रिपेयर होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए साथ में। और साथ में एक आईडी कार्ड, आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। आईडी कार्ड मीन्स आधार कार्ड ले सकते हो या वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, जो भी आपका वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। तो पहला हर्डल आपको दूर करना है कि आपको इस टेंशन से एग्ज़ाम वाले दिन बचना। आज ही आपके पास ये सभी चीज़ें एक जगह तैयार होनी चाहिए, पहली हर्डल। तो आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। करना चाह रहा हूँ आपको, इसमें मेटल, बच्चे को मेटल डिटेक्टर से भी गुजरना पड़ता है। जी सर, ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ, कई सेंटर्स में ऐसा होगा कि मेटल डिटेक्टर से मेटल गुजरना चीज़ें पड़ेगा। बच्चों को नहीं ले जानी। हाँ, देखिए कोई भी ऑर्नामेंट वगैरह आपको पहननी ही नहीं है, किसी भी टाइप की मेटल की चीज़ आपके पास होनी ही नहीं चाहिए सर, होनी नहीं बहुत चाहिए। अच्छा। आप सिंपल जाएं, आप सिंपल देखिए, अगर मैं ड्रेसिंग पर आऊँ तो आप सिंपल टी शर्ट और लोवर और स्लीपर में जाएं। आप जैसे मैं गर्ल्स की बात करूँ तो हील वाली चप्पल वगैरह नहीं पहननी है आपको, सिंपल आपको स्लीपर पहननी है और टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट एंड सिंपल सा लोवर पहनना है। और उसी के अकॉर्डिंग आप एकदम कंफर्ट माहौल में जाओ। अरविंद सर, मैं बीच में कहना चाहूंगा कि जो बच्चा डेली रूटीन में फॉलो कर रहा है, जो टी शर्ट है, बिल्कुल उसी में जाए, बिल्कुल उसी ताकि में वो जाए, नॉर्मल एकदम रहे। रिलैक्स, बहुत अच्छा, उसको लगना बहुत ही नहीं अच्छा। चाहिए कि एग्जाम दे रहा वो है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत उसको बड़ी लगना ही बात कही कि बिल्कुल कंफर्ट जोन में जो डेली रूटीन में रहता है, एवरीडे लाइफ में अपना जो रूटीन मेंटेन कर रहा है उसी में जाए, बिल्कुल, ताकि वो रिलैक्स रहे। जी सर, आप अपनी बात तो रखें। स्ट्रेस से बचने का एक और तरीका कि उस दिन आप स्ट्रेस से बचो, उस दिन आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, उस दिन आप एनर्जेटिक रहो, आप उस दिन कूल रहो, काम रहो। उसके लिए आपको ये जो 4 रातें हैं ना, उसमें सही ढंग से नींद लेनी है। इन 4 रातों में सही ढंग से नींद लेनी है, कम से कम 6 से 7 घंटे। कम नहीं सोना है, कम पढ़ना है, इस टाइम सिर्फ रिवाइज करना है, बिना स्ट्रेस लिए, बिना कॉन्फिडेंस खोए, बिना सोचे। आपको इस टाइम अलग अलग ख्याल आते हैं दिमाग में, तो कोई ख्याल आपके दिमाग में लाना नहीं है, कम से कम सोचें, रिलैक्स रहें, कूल रहें, तो आप उस दिन स्ट्रेस से बचेंगे सर। जी, बहुत उसके बाद में जब एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, तो अगर आपका अपने शहर से दूर है तो आप पहले दिन तो हर हाल में जाना है, आपको पहले दिन हर हाल में पहुंचना है। एग्ज़ाम सेंटर, आपके जो भी पेरेंट्स आपके साथ जा रहे हैं उनको बोल देना कि भाई आप उस सेंटर को देख के आ जाएं, आप उसके आसपास अपनी लोकेशन रखें, ताकि आपको सुबह में हड़बड़ी ना हो जाने में, क्योंकि जो टाइमिंग रहता है वो 2 से 5 है, तो उस टाइमिंग हो सकता है आपको थोड़ा सा रस मिले जाने में, तो आप पहले निकल पाएँ, पास में रहें, आप ज़्यादा दूर नहीं रहें सेंटर से, तो सही टाइम से अगर पहुँचेंगे तो आप पर स्ट्रेस हावी नहीं हो सकता। जी। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा देखिए एक साइंटिफिक बात करें तो डार्क चॉकलेट्स आती हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। आप लगभग एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले उनको कंज्यूम कीजिए, उनसे मूड अच्छा रहता है, रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले आप खा के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी आप साथ में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। गर्मी है, आपको माहौल कैसा भी मिल सकता है वहाँ पर। देखिए जो स्कूल्स में सेंटर्स आते हैं, आपको हो सकता है कि वहाँ पर पंखा चल रहा हो, पंखा आवाज़ कर रहा हो, चल रहा हो लेकिन आवाज़ कर रहा हो, बहुत धीरे चल रहा हो, आपको उस चीज़ से इरिटेट नहीं होना है किसी भी सूरत में। आप पर ये इरिटेशन वाली बात नहीं आनी चाहिए कि आप इरिटेट हो रहे हो, आपके पास इन्विजिलेटर 4 बार आ गया, आप इरिटेट हो रहे हो, नहीं। आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, आप ये सोचो ना कि 20 मिनट एक्स्ट्रा हैं, आप उन्हीं के उसमें मैनेज कर सकते हो, आपको कोई अलग से कुछ करना नहीं है, तो उस टाइम को आप उसमें मैनेज कर सकते हैं आराम से, तो अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इरिटेट नहीं होना है। जैसे आपको सिग्नेचर करवाने के लिए या कोई आपसे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करवाने के लिए इन्विजिलेटर आता है, बिल्कुल आप
स्माइल होकर के, आराम से हंसमुख होकर के पूरे तरीके से जवाब दें, पूरे तरीके से वो नॉर्म्स करें। उसके बाद में अगर अपन आगे की बात करें तो OMR फीलिंग की होती है। OMR फीलिंग की अगर अपन बात करें तो देखिए, आपने चाहे साल भर कितना ही अच्छा पढ़ा हो, कैसा भी पढ़ा हो, आपका रिजल्ट बनेगा OMR से। और अगर आपने OMR में कोई भी गलती कर दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स बहुत ढंग से सुनना, OMR में रोल नंबर जो हैं वो बहुत ढंग से केयरफुली भरने हैं। उसके लिए आप रोल नंबर पहले 10 बार 20 बार जितनी बार लिखना चाहें लिख सकते हैं हाथ से। उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है सर, एक बार अपने हाथ से लिखा हुआ होता है, 2 बार लिखा होता है तो अपने दिमाग में वो चीज़ अच्छे से सेट हो जाती है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो रोल नंबर बहुत अच्छे से फिल करने हैं, बहुत ध्यान से, चाहे उसमें टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, आपको बहुत ढंग से फिल करना है। उसके बाद में OMR में रोल नंबर फिलिंग की बात कर ली सर, उसके बाद में OMR फिलिंग की बात आती है। देखिए, पूरा आपका 1 साल OMR फिलिंग पर टिका हुआ है। आपने कितने क्वेश्चन किए, कैसे किए, इस पर नहीं, आपने OMR में सही भरी इस पर है, क्योंकि रिजल्ट OMR से बनेगा। जी सर। तो OMR, मेरा सजेशन ये है कि OMR को एक साथ ना भरें, क्योंकि एक सब्जेक्ट वाइज भरें। आपका जो भी मेथड हो सकता है कि आप 20 क्वेश्चन, अरविंद सर, मैं 30 यहाँ क्वेश्चन। बात कहना चाहूंगा कि OMR क्या स्टेप वाइज या कुछ टुकड़ों में भरे? हाँ बिल्कुल, टुकड़ों बहुत में अच्छा, भरें। बहुत अच्छा। एक साथ भरने से क्या होता है कि हमारा बाई चांस अगर 20, जैसे क्वेश्चन 28 है, 28 हमने अटेम्प्ट नहीं कर रखा, 27 और 29 अटेम्प्ट है, और हम जल्दबाजी में 29 वाला आंसर 28 में टिक कर गए, अगर हमारा ध्यान नहीं गया तो बहुत लंबे सीरीज में वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी गलती नहीं करें। ये अक्सर स्टूडेंट से गलती होती है, प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि OMR गलत फिलिंग हो गई। तो OMR का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल कूल और कॉम्प्लेक्स रहते हुए, सिंपल, एकदम सिंपल रहते हुए आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं सोचना है, केवल कि आपके सामने पेपर है, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। बस जी, आपके सामने पेपर, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिंपल वैसा एकदम रिलैक्स माइंड से सोल्व करना है। आप 100% जीतेंगे। जो हारने से डरता नहीं है ना सर, जी सर, उसको कोई हरा नहीं सकता। बहुत अच्छा बोला सर ने, बहुत तो अच्छा। 17 जुलाई आपका इंतजार कर रही है, 17 जुलाई आपका इंतजार कर रही है। किसके लिए? नीट को फोड़ने के लिए। आपको नीट को फोड़ना है, जब तक फोड़ेंगे नहीं उसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा। देखिए, अरविंद सर ने एक पॉजिटिव वे में बोला कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप हमेशा एटमॉस्फेयर, जो एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर है, कैसा भी हो, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिएगा, अपने आप को पैसेंस में रखिएगा, क्योंकि उलझने आएंगी। ये उलझने आती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे डॉक्टर्स, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर से बात करूंगा, सारण सर से। अक्सर देखा जाता है सर कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके गार्जियन भी है, वो पेरेंट्स हैं, बड़े परेशान रहते हैं इस टाइम में बच्चों को लेकर के, और पेरेंट्स की वजह से बच्चे भी है वो ज़्यादा डिमोलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और अपना जो एक पॉजिटिव वे है वो किस तरीके से रखें ताकि बच्चा अच्छा कर पाए? जी सर, ऐसे सर मेरा इसमें कहना है कि पेरेंट्स को अब इस टाइम बच्चों को किसी प्रकार से नंबर वगैरह का एनालिसिस नहीं करवाना चाहिए। जी सर। जिस नेचुरल तरीके से वो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देते रहो। किसी प्रकार का कोई उससे कम नंबर आ गए, ज़्यादा नंबर आ गए, पुरानी बातें, कोई भी किसी प्रकार की चीज़ों को उसको याद नहीं दिलाना है। एकदम रिलैक्स मूड में रहे, आराम से शानदार 17 तारीख को 2022 को पेपर फोड़ के आएंगे। बहुत ही अच्छा सर ने बोला कि अभी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप बच्चे को अब डिमोलाइज ना करें कि पुराने टेस्टों में क्या स्कोर रहा है, अब जो हो गया, अब उसको पॉजिटिव रखिएगा, जो उसका रूटीन है फॉलो करिएगा, उसको कॉन्फिडेंस में लाइएगा, वही जीतेगा, क्योंकि आप विश्वास रखिएगा वो अच्छा करेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डीएसएस सर से बात करूंगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम से पहले भी बड़े होपलेस होते हैं। उनके कुछ दोस्त भी हैं, उनको डराते हैं कि पता नहीं अब की बार पेपर हार्ड आएगा, ये आएगा। तो ऐसे टाइम में जो डॉक्टर्स हैं
कुछ डॉक्टर्स अपने दोस्तों की बातों में आते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में ये बात होगी, अब की बार फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा, तो ऐसे टाइम में कैसे बचें अपने दोस्तों से और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें? सर मैं कहना चाहूंगा लास्ट टाइम पर मेरे हिसाब से कम बातें करनी चाहिए। जी, और बहुत अच्छा। रिलेटिव का अगर फोन भी आए किसी का, माता पिता के अलावा, पेरेंट्स के अलावा, तो कम से कम फोन अटेंड करें। ज्यादातर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें और पॉजिटिव लोगों से ही बातें करें, और उन लोगों से बातें करें जिनके साथ आप कोचिंग में रहें। ज्यादातर अपनी फैकल्टी से, अपनी जो भी आपका एकेडमिक हेड है उनसे बात करें, और उससे पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो आपको इसको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। जी सर, डीएसएस सर ने कितना अच्छा बोला कि आप पॉजिटिव माहौल बनाए रखें इस लास्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि जो देखिए जीतता वही है जो लास्ट में पॉजिटिव बना रहेगा। और लास्ट टिल ये 17 तारीख अपने पास में एग्जाम के पहले तक है, अपने आप को पॉजिटिव रखेगा, यकीन मानिएगा उसका सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छी रैंक से होगा। अब मैं डॉक्टर अरविंद सर से बात करूंगा कि ऐसे माहौल में हम बच्चों को और क्या बेटर करें, वो उनके डेली रूटीन में क्या वो अपना रूटीन किस तरीके से फॉलो करें और ताकि वो बेटर कर सकें। अब अपने पास में टाइम कम है। जी सर, रूटीन में कोई चेंज नहीं करना है, बहुत अच्छा। रूटीन जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अभी जो 3 daily दिन है, routine 3 चल दिन रहा है, बिल्कुल वही चलने वही दें। बस चले। स्लीप का ध्यान रखना है, सोने का ध्यान रखना है, वो बढ़ाना है जी, वो कम से कम 6 से 7 घंटे सोना ही सोना है किसी भी सूरत में बस। और बाकी अपना नॉर्मल बस वो रूटीन एग्जाम, रखें। एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से पहले वाले दिन खाने का जरूर ध्यान रखना। जी। कोई जैसे फास्ट फूड है या ज्यादा मिर्च मसाले वाली Spicy चीज है, food वो ना लें स्पाइसी फूड और ना लें, liquid बिल्कुल और सिंपल खाना water लें का और water juices ज्यादा वगैरह लें। consume करें। वाटर ज्यादा कंज्यूम करें, जी। जूस वगैरह भी ज्यादा नहीं लें, जी वो भी सर, जी लिमिटेड सर, लें, जी सर। क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्यादा ही नहीं लें, तो वो लिमिटेड जी है। सर। देखिएगा डॉक्टर्स, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये चीजें छोटी हैं बट ये कामयाबी का द्वार है। और मैं एक क्वेश्चन सारन सर से बात करूंगा कि अब जो लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स आ गए हैं, एक अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, वो उनको खुद को भी विश्वास है, बट कई बार बच्चे हड़बड़ाहट में क्वेश्चन छोड़ देते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि मैंने एक्स नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया है। बाद में वो ढूंढते रहते हैं बुकलेट में कि क्वेश्चन कौन सा मिस हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम से कैसे बचे हो? इसमें ऐसे सर ऐसा करना चाहिए बच्चों को फर्स्ट राउंड में जब बच्चा क्वेश्चन करता है, जी सर, तो कर लिया, और जो क्वेश्चन वो अटक रहा है उसमें या हार्ड है हाँ। उसको छोड़ देता, तो उसको ऊपर कहीं पेपर में लिख लेना चाहिए। बहुत ये अच्छा। क्वेश्चन हमने गोला भी कर सकते भाई, गोला कर दिया यस, उसके, बहुत साइड अच्छा। में उसको या तो उसको मार्क कर दें और बुकलेट में ऊपर उसका नंबर लिख दें। सेकंड राउंड में या सेकंड राउंड जो भी अपन उसको कर सकते हैं। क्या डीएसएस सर अब बच्चे को ऐसे टॉपिक्स भी तैयार करने हैं जो बिल्कुल उसने पहले कभी नहीं किए या अपने दिक्कत है? जी सर, अभी तो जो टॉपिक पहले पढ़ा ही नहीं, तो अब तो उसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो जैसे सर ने पहले, अरविंद सर ने कह ही रखा है कि अगर मन करे किसी चीज का पढ़ने का तो आपको एनसीईआरटी अपने पास रखना है, उसी के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं को आपको देखना है, उसी की थ्योरी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ आपको देखना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी में कोई टफ पॉइंट है जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप टीचर के नोट्स जो पहले पढ़े हुए हैं वही देखने हैं, नए नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसके बारे में सर। क्या अरविंद सर अभी जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिएगा कोई नया टॉपिक है और स्टूडेंट है वो टॉपिक उसको पढ़ना चाह रहा है, तो ऐसे टाइम में क्या उस टॉपिक को अवॉइड करें या उसके कुछ फॉर्मूले तो जाने, या क्या करना देखो चाहिए? पूरा तो उस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। केवल इतना सा कर सकता है इस टाइम पर कि फॉर्मूला देख ले, बस फॉर्मूला लिस्ट बनाना ही नहीं है, सिर्फ देखना है इस टाइम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नई चीज़ बिल्कुल भी पढ़नी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको रिलैक्स रहना है। जो पढ़ा है वो दिमाग में रहेगा, उस दिन आएगा वो रिकॉल होगा, वो आपके दिमाग में रिटेन है। आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, वो रिटेन है, वो आपको याद आएगा, बिल्कुल रिकॉल होगा 100%। तो देखिए डॉक्टर्स, आपने जाना, एक्सपर्ट्स की राय भी जानी और किस तरीके से आपको ध्यान रखना है वो भी जाना। अब डॉक्टर्स आपसे एक पूरा उम्मीद है और हमारी पीसीपी की टीम पूरे तहे दिल से आपके लिए दुआ करती है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। यस, और हम लोग पूरी टीम, पीसीपी की टीम है, वो पूरा परिवार आप दावत की है, दरिया तेरी खैर नहीं
बूंदू ने बगावत की है। नादान ना समझ बदतमीज इनको लहरू ने बगावत की है। परवाना हूं मौत समा मौत का खौफ मुझे कहां, परवाना हूं मौत समा मौत का खौफ कहां, रे तलवार तुझे अब झुकना होगा गर्दन ने बगावत की है। आपकी जीत होगी, ये पीसीपी परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। नमस्कार।